हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज की मैं क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट प्रैक्टिस सेट 2। चलिए तो शुरुआत करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 2022 के PYQ रखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी आज का पहला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन पहला ये है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है और आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यह विकास निरंतर रूप से होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर भी हमारा नेगेटिव होने वाला है, जो कि है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आनुवंशिकता ही एकमात्र कारण हो विकास का। विकास का कारण वातावरण भी होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानवीय क्षमताएं जैसे बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है हमारा शारीरिक, बी ऑप्शन है संवेगात्मक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, या डी ऑप्शन है नैतिक। तो मानवीय क्षमता जैसे बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन हमारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो आता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीति रिवाज ग्रहण करते हैं। इसका कारण है बच्चे का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, जो कि दिया हुआ है ए और आर दोनों ही गलत हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीति रिवाज ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि समाज द्वारा भी करते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है। यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और एक ही प्रक्रिया में नहीं होता है। बच्चे विभिन्न समाज में विकसित होते हैं, इसलिए इसे रेखीय नहीं कहा जा सकता। बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आरंभ से ही वह दूसरों का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखता है। जैसा घर और समाज के लोग बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति निरंतर किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान खोजता है। ऑप्शन ए है संतुलन को, असंतुलन को, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, या ऑप्शन डी समंजन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है असंतुलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति निरंतर किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान खोजता है।
ऑप्शन ए हमारा संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, या ऑप्शन सी आत्मसातीकरण, या ऑप्शन डी समंजन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है संतुलन। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देता है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम सहज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता रखता है? ऑप्शन है संवेदीगात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक क्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी सक्रियात्मक क्रियात्मक चरण, और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित रूप क्रम का अनुकरण करता है। इनकी संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं थी। चलो मैं अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ। पहली है संवेदीगामक अवस्था। संवेदी प्रेरक या आगामक, कुछ भी बोल सकते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती 11 वर्ष से प्लस, यानी कि 11 वर्ष से हमेशा के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाओं से उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं? तो पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। दूसरा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। कौन सा है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। प्याजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ समन्वित होती हैं। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसके प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और साथ ही साथ अपने से बड़ी क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों को स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगीत पैटर्न सीखते हैं और उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। 12 से 18 माह में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीख कर ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेंज दुविधा प्रस्तुत किए जाने पर 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसे चुरा लेने चाहिए क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है। यह नैतिक तर्क का कौन सा स्तर दर्शाता है? ऑप्शन ए दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, ऑप्शन बी साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, या ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था उन्मुखता। तो इसमें क्या ऑप्शन ए है? और इसमें क्या है? ऑप्शन बी साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सापेक्ष अभिमुखता। ठीक है। तो हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क की यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थक सोच पर आधारित होती है। दूसरों की केवल इतनी ही मदद करें जो हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। इस प्रकार तर्क यह है कि कार्य तभी नैतिक होगा जब नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। एक बच्चे का तर्क इस स्तर पर हो सकता है कि हिंज का दवा चुराना सही था यदि वह वैद्य के लिए लिखित संदेश छोड़ता हो कि वह उसके समर्थन में कुछ अच्छा जरूर करेगा। यह तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस प्रकार का सिद्धांत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या व्यवहारवादी, या सूचना प्रसंस्करण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आता है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको निकटतम विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देश एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किस माध्यम से सुगमता दी जाती है? ऑप्शन ए नकारात्मक पर पुनर्वलन या प्रतिस्पर्धा या भाषा या आनुवांशिक प्रवृत्ति। तो ऑप्शन इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है भाषा। लेवाची के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बातें करते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों को भी प्रस्तावित दिया था कि एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकास होने के दौरान कैसे प्रगति करता है। पहला है सामाजिक भाषा, दूसरा निजी भाषा और तीसरा आंतरिक भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से कौन सा परिवर्तन आवश्यक है? ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। ऑप्शन बी रटंत स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, या खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रटंत स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बालक केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक के व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हावर्ड गार्डन के बुद्धि संबंधी विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तार्किक गणितीय बुद्धि सर्वोच्च बुद्धि है। ऑप्शन बी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को संगीतिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के स्तर विभिन्न विभिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन है एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों की मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसका कारण है निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। या ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जो कि है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
एक अध्यापक प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं का मुकाबला कैसे कर सकता है या कर सकती है? ऑप्शन ए है यह सुनिश्चित करके कि लड़कियां केवल बैडमिंटन खेलें और लड़के केवल अवधि में केवल फुटबॉल खेलें। यह ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करके कि लड़कियां अध्यापक के रजिस्टर पर काम करें और उसकी मदद करें। यह ऑप्शन सी है फर्नीचर को स्थानांतरित करने में केवल लड़कियों की आवश्यकता सहायता लेना। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए, जो कि है सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। ठीक है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। गैर रूढ़िवादिता यौन भूमिका प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। सभी लड़के लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से एक अध्यापिका जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को प्रभावहीन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए निम्न में से किन अवसरों को प्रदान करना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया है विषय वस्तु, रटंत स्मरण, अध्यापक की निष्क्रिय नकल करना, विभिन्न जानकारियों की पुष्टि करना, किसी समस्या पर अपसारित चिंतन करना। तो ऑप्शन इसमें हमें दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड, या ऑप्शन डी है थर्ड और फोर्थ। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है थर्ड और फोर्थ वो सही होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब संरचनावादी कक्षा में अध्यापक किस पर अधिक बल देता है? रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जो कि रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापक रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को शोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सामाजिक शिक्षा डैश के विविध नजरियों के निष्कासन पर बल देती है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी बहिष्करण या ऑप्शन डी भेदभाव। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जो कि है भेदभाव। ठीक है, समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित करें ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें और भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विविध पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से कम अपेक्षा रखना। ऑप्शन बी, समावेशी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, केवल अकादमिक उपलब्धियों पर ध्यान देना। या ऑप्शन डी, अधीनस्थ समूहों के बीच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि समावेशी भाषा का प्रयोग करना। ठीक है। एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं। एक अध्यापक समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है। बच्चों के सीखने कर्मों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करें। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने का अवसर दें। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यांकन का सम्मान करें। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को शामिल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृश्य अक्षमता वाले विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अवधारणा समझाने के लिए चित्रों का उपयोग करना। जब वो दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें हम चित्र कैसे दिखा सकते हैं? ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। मौखिक व्याख्या और स्पर्श आधारित सामग्री का प्रयोग करना। केवल लिखित सामग्री प्रदान करना। दृश्य गतिविधियों पर अधिक निर्भर रहना। जब उन्हें दिखाई नहीं देता है तो दृश्य गतिविधियों पर अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौखिक व्याख्या और स्पर्श आधारित सामग्रियों का प्रयोग करना। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करें। उनकी दृष्टि का इष्टतम उपयोग, अर्थात जहाँ तक वे देख सकते हैं, वह बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तक और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोगों में लाई जानी चाहिए। उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बताया जाना चाहिए। गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग, चमकदार वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग, बड़ी शिक्षण सामग्री का उपयोग, ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जैसे वे छू सकें और महसूस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययनाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रहित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। पठन वैकल्प किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं? पठन वैकल्प किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए, लिखित विषय सामग्री की समझ। ऑप्शन बी, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय। ऑप्शन सी, दूसरों की भावनाओं को समझना। ऑप्शन डी, चित्र बनाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखित विषय सामग्री की समझ। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री की बोध में चुनौती पैदा करता है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है, जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी में समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होने तक इसका पता नहीं चल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब।
प्रभावी एवं अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, केवल परीक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या व्यवहारवादी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम की किन विधियों पर बल दिया गया है? फर्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम, सेकंड है डिजिटल अधिगम, थर्ड है वैज्ञानिक अधिगम और फोर्थ है करके सीखना। ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड वो, ऑप्शन बी है थर्ड फिफ्थ थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या ऑप्शन डी है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाए, जो कि है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा अधिगम रणनीतियों के अर्जन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को बातचीत के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, ऑप्शन सी आत्म प्रश्न आत्मचिंतन एवं आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है केवल परिणामों पर ध्यान देना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आत्म प्रश्न आत्मचिंतन एवं आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा अधिगम रणनीतियों के अर्जन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, ऑप्शन सी आत्म प्रश्न आत्मचिंतन एवं आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, केवल परिणामों पर ध्यान देना। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रभावी समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किसका उपयोग करेगा? प्रतिक्रिया समूह, एल्गोरिथम, हेयुरिस्टिक्स या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मोटा कॉग्निटिव कौशल का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेटाकॉग्निटिव का कौशल का भाग नहीं है? योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना या निष्क्रियकरण अनुकरण। तो ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये मूल्यांकन करना। मूल्यांकन एक क्या है? नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भावनाओं और संज्ञान के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन भावना और संज्ञान के बारे में सही है? दोनों स्वतंत्र होते हैं। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती हैं। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संज्ञान केवल तर्क पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो रहा है, जो कि भावना और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखने के लिए रुचि और जिज्ञासा किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा,
अधिगम के बारे में ठंडी संज्ञानात्मक जानकारी, मनोदशा या भावनाएं, उच्च उपलब्धि प्रेरणा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, अधिगम के बारे में ठंडी संज्ञानात्मक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में सफलता प्राप्त करने में बाधक है? तो लचीली शिक्षण पद्धति, रचनात्मक शिक्षण पद्धति, कठोर पाठ्यक्रम या अधिगम हेतु आकलन। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो कि है कठोर पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधारणा सिखाते समय इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना आवश्यक है। कंठस्थ अधिगम द्वारा सीखना सबसे प्रभावी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कंठस्थ अधिगम द्वारा सीखने सबसे प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधारणा सिखाते समय इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना आवश्यक है। कंठस्थ अधिगम द्वारा सीखना सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन है इसमें हमारे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधारणा सिखाते समय इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना आवश्यक है। कारण है कंठस्थ अधिगम द्वारा सीखना सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों लिख नहीं पाया हूँ, तो वो है ऑप्शन डी हमारा। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर है, जो कि है ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षा बनाना और कायम रखना, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा इस्तेमाल करना। ठीक है, तो दोस्तों क्लास होती है समाप्त। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा अच्छी से अच्छा कंटेंट देने के लिए आप लोगों के लिए। थोड़ी ये मेरी दूसरी क्लास है तो उसमें भी मुझे हेजिटेशन हुई है बहुत काफ़ी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।